हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के द न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच। और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन एनरोल इन आवर प्रहार बैच। इन बैचेस की डेमो क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपके घर पे बुक्स आने वाली हैं, लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है। कहने का मतलब है एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएल सेट देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट और एप्लीकेशन, जहां पे आपको इन कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए, आज की जो पहली न्यूज है ना, वो एक बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है और आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, भारत का नक्शा है और हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मालदीव। और ये अभी बहुत न्यूज में है। ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई ना, देखो, मालदीव ने पहले बोला कि भारत जो है वो अपने मिलिट्री के लोगों को या फिर हमारे जो नेवल शिप्स होते हैं वो मालदीव के आसपास से हटा ले, सब खत्म कर ले, हमारा जो मिलिट्री बेस है वहां से हटा ले। एक्चुअली मालदीव की सरकार जो है ना वो प्रो चाइना हो चुकी है। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि मालदीव की जो मेजर इकोनॉमी है ना वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और उसका अराउंड, जो मैंने कल देख रहा था, 50% या 55-60% के आसपास टूरिज्म इंडिया के लोग मालदीव पहुंचते हैं। अब मालदीव ने इस तरीके की चीजें करी तो ये एक अपने आप में बड़ा वो था, उसका एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिर क्या हुआ, मालदीव के जैसा ही सेम ना स्ट्रक्चर आपको मिलता है लक्षद्वीप में भी। जैसे जैसे आइलैंड मालदीव में है वैसे वैसे ही आइलैंड आपको लक्षद्वीप में मिलेंगे, वैसे वैसी चीजें आपको लक्षद्वीप में मिलेंगी जो कि भारत का पार्ट है। लेकिन लक्षद्वीप को काफी समय से टूरिज्म का प्लेस इसलिए नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि वहां के लोगों का ये मानना था, लोकल लोगों का या गवर्नमेंट का ये मानना था कि लेट्स सेव लक्षद्वीप, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये इट कैन इम्पैक्ट, मतलब ज्यादा लक्षद्वीप का एनवायरमेंटल ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब अब ये चीज समझ में आई कि नहीं यार, आप बैलेंस मेंटेन करिए, लक्षद्वीप में देयर आर लॉट ऑफ आइलैंड्स, तो कुछ आइलैंड्स को कॉमर्शियलाइज किया जा सकता है। उसके बाद देखिए हुआ क्या था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ना वो लक्षद्वीप पे गए थे और इस तरीके की उन्होंने कुछ फोटोज डाली थी। बेसिकली पर्पज यही था कि लक्षद्वीप के तरफ भारत के लोगों का अटेंशन देना, जिससे कि टूरिज्म के लिए लोग प्रेफर करें लक्षद्वीप को। और हुआ ही यही कि जो डिफरेंट टूरिज्म के संस्थानें होती हैं जो टूरिज्म के चीजें बुक करती हैं, लक्षद्वीप की डिमांड अचानक से बहुत ऊपर उठ गई। ऑल्दो अभी लक्षद्वीप में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पे इतना सारे लोगों को टैकल किया जा सके, बट विद द टाइम वहां पे बन सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ था, मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ना मोदी जी के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया था उल्टा सीधा कि भाई ये ऐसे हैं या वो वैसे हैं। उसके चलते हुए भारत की सरकार ने इनको लताड़ा, वैसे ही मामला गर्म था। अब क्या हुआ, वहां की सरकार ने कहा कि भैया इन लोगों से हमें लेना देना नहीं है, ये इन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियन रखे हैं, हमारी सरकार का ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। जब भी कोई देखो कंट्री न्यूज में रहती है तो उस कंट्री का नेम, करेंसी, कैपिटल ये आपको पता होनी चाहिए। तो मालदीव की कैपिटल है माली, करेंसी है मालदीन रुपया, प्रेसिडेंट अभी मोहम्मद मुइजुओ हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी धीवेही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, बढ़ लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रंट पेज की आज की द हिंदू की न्यूज है, शेख हसीना जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी फिर से बांग्लादेश के अंदर अपनी सरकार को। उनकी सरकार ने भारी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ गई है। अभी बांग्लादेश में इलेक्शन थे और उसके रिजल्ट आ चुके हैं, तो वही यहां पे ये वाली आपकी न्यूज है। ठीक है, चलिए इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो, सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर वर्डिक्ट ऑन बिल्किस बानो केस टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अबाउट बिल्किस बानो केस, क्योंकि आपको पता है हमने डिटेल में ये टॉपिक कवर किया है आई थिंक आज से 5-6 दिन पहले। इसीलिए मैं अभी पिछले कुछ दिनों से सेशंस में काफी सारे आर्टिकल्स अटैच कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों का कुछ बेस बन जाए, आपको समझ में आए। तो बिल्किस बानो के बारे में आपको पूरी कहानी पता है, अब ये वर्डिक्ट आएगा तो समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो समिट है वो उगांडा में होने वाली है। तो ये एक न्यूज है, कब से कब तक है, जनवरी 17 से लेकर 20 तक। पहले थोड़ा सा उगांडा के बारे में समझ लेते हैं, फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में तो समझेंगे। उगांडा की कैपिटल है कंपाला, करेंसी है उगांडा शिलिंग, प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी, प्राइम मिनिस्टर है रोबिना नबंजा, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिल या इंग्लिश। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस नॉन अलाइंग मूवमेंट।
देखो मैं आपको ना कुछ भी समझाऊंगा, आप इससे पहले बस इसको ऐसे समझो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ना बहुत सारे कंट्रीज उस समय कुछ समय बाद आजाद हुए थे, तो उनको ये चीज पता थी कि ना ही हम यूएसएसआर के सपोर्ट में जाना चाहते हैं, ना ही हम यूएस के सपोर्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि भैया हमें अभी आजादी मिली है, अभी हम किसी के सपोर्ट में चले जाएंगे तो पता पड़े कल को फिर हमें दिक्कत हो जाए, वो कंट्री फिर हम पे कब्जा कर ले। तो इसीलिए भारत और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया हम हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखेंगे और हम हमारे हिसाब से चलेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर होकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वहां से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पंचशील करके एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को काफी ज्यादा वहीं से आप इंक्लाइनेशन मान सकते हो। तो बेसिकली पर्पस क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे जो ये कहते थे कि भैया हम किसी के टीम में नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट। हम किसी, जैसे देखो क्या होता था जब स्कूलों में हमारे दोस्तों में लड़ाइयां होती थी, तो देयर यूज्ड टू बी सम पर्सन जो हर तरफ बराबर रहते थे, तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये था कि भाई हम पार्टी नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द ग्रुप ऑरिजिनेटेड इन 1955 ड्यूरिंग डिस्कशंस दैट हाँ 1955 during discussions that took place in the Asia African Bandung Conference held in Indonesia। तो बैंडोंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इंडोनेशिया में, वहां से इसका कॉन्सेप्ट निकला था। पहली नाम की समिट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो बेलग्रेड यूगोस्लेविया में हुई थी सितंबर 1961 में। जो लास्ट टाइम आई हैव चेक्ड अराउंड 120 मेंबर्स इसके अंदर हैं और 17 कंट्रीज एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको ना इस पे मैं आऊं, फिर आपको थोड़ा सा और समझाता हूं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में अभी एक और प्रॉब्लम चल रही है, इसमें इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंडिया अब इसको इतना सीरियस नहीं ले रहा है। पहले इंडिया ने बड़ा सीरियस लिया था, इंडिया के कहने पे इसकी स्थापना भी हुई थी, कहने का मतलब इनडायरेक्टली तरीके से। देखो NAM का जो शब्द है ना वो कॉइन किया गया था श्री वीके मेनन जी के द्वारा, जो कि एक भारतीय ही थे, और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने भी अपने स्पीच में जो पंचशील वाले जो स्पीच दी थी, 5 रिस्ट्रेंट्स रखे थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेसिकली उसी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपका। वही बात ये भी कहता है कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहेगी, किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे, एवरीवन इज सॉवरेन, तो उस तरीके का फैसला लेंगे, वो अपने को डिटेल में नहीं जाना है। तो हुआ क्या ना, विद टाइम इंडिया ने NAM का इतना मतलब सीरियस लेना अब कम कर दिया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखो इंडिया को ये चीज समझ में आ चुकी है कि भाई देखो UN जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हैं, वो किसी को समझा रही है, वो तो समझ नहीं रहा है। अब जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, क्या हुआ, UN की किसी ने सुनी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की किसी ने सुनी। तो इंडिया को ये चीज समझ में आ गई है कि भाई NAM से कुछ होना नहीं है, मतलब इस संस्थान से कुछ होना नहीं है, और इसीलिए इंडिया ने इसको सीरियस लेना थोड़ा सा कम कर दिया है कंपेरेटिवली टू द पहले। तो इसीलिए इंडिया को अब इसमें काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंडिया जो है ना वो अब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी नहीं अपनाता है, इंडिया जो है वो मल्टी अलाइनमेंट देख रहा है। मल्टी अलाइनमेंट मतलब हम कुछ विषयों में यूएस के साथ हैं, कुछ विषयों में यूएसएसआर के साथ हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे यूएस का एक एक्ट था काटसा, उसका ये कहना था कि अगर आपने हमारे दुश्मन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया तो उसका मतलब आपने हमसे पंगा ले लिया, ठीक है। उसने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी, लेकिन इंडिया ने जब S-400 रशिया से खरीदा तब यूएस ने कुछ नहीं कहा, यही हुआ ना। सेम रशिया भी बुरा नहीं मानता है जब इंडिया थोड़ा बहुत यूएस के अलाइंड हो जाता है। अब जो रशिया यूक्रेन है इसमें हम रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं, तो कोई भी फॉरेन कंट्री ऐसे ऐसे बोलती रहती है, लेकिन डायरेक्टली भारत पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारत जो है मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है कि तुम जैसे हो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूंगा। तो इंडिया ने अब ये मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनानी है, और वही करते हुए अब भारत जो है वो आगे आपका आ चुका है। क्लियर हुई ये बात? मल्टी अलाइनमेंट क्या है समझ में आया, नॉन अलाइनमेंट क्या है समझ में आया, कहां से स्थापना हुई, क्यों इसकी नीड पड़ी, सारी चीज हमने डिटेल में यहां पे डिस्कस कर ली है। इसके बाद देखो एक टॉपिक हमारा रह गया है ईरान न्यूक्लियर डील, और ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ईरान न्यूक्लियर डील, सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा ईरान के बारे में समझना होगा इस टॉपिक को समझने से पहले। ईरान क्या है? ईरान एक कंट्री है, बिल्कुल आपको सही पता है, बट ईरान जो है ना एक यूरेनियम रिच कंट्री है। यूरेनियम का यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में। ईरान के यहाँ पे यूरेनियम काफी ज्यादा पाया जाता है, वही जो आपने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में UR पढ़ा होगा, वही यूरेनियम। तो एक्चुअली क्या था ना, ईरान 2014 से पहले ईरान यूज टू
मतलब एक लॉट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बहुत सारा यूरेनियम इनरिच करता था। तो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को डर लगा कि यार ये भाई इतने सारे यूरेनियम को इनरिच करेंगे तो कल को ये कुछ कर दें, कल को इन्हीं के आपस में कुछ मिसहैप हो जाए और मतलब कुछ ब्लास्ट हो जाए और पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के बाद ये सब चीज़ें बहुत सीरियसली ली जाती हैं वर्ल्ड की कंट्रीज के द्वारा। तो फिर क्या हुआ, ईरान के ऊपर 2014 से पहले सभी कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर सैंक्शन लगा दिया कि भैया कोई ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि ईरान जो है यूरेनियम बहुत एनरिच कर रहा है जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है। तो ईरान से ही कहा कि भाई तुम पे सैंक्शन हम तभी हटाएंगे जब तुम हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लोगे कि तुम भाई इस लिमिट से ऊपर यूरेनियम एनरिच नहीं करोगे। तो पहले तो ईरान ने मना किया, लेकिन जब ईरान के साथ कोई व्यापार ही नहीं कर रहा है, ना उसको कोई कुछ दे रहा है, ना ही उससे कोई ले रहा है, तो बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल किसको बेच दोगे, क्रूड ऑयल किसको बेच दोगे, यही है ना ईरान के पास सबसे ज्यादा। तो ईरान ने फिर इसके चलते हुए 2014 में हथियार टेके और उन्होंने हथियार मतलब उन्होंने बात सुनी और उन्होंने कहा ठीक है ये एग्रीमेंट कर लो। तो ये एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील, या फिर इसको P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं। P5 कौन होते हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन, चाइना, फ्रांस, जर्मनी नहीं है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो 1 है ना P5+1, ये जर्मनी है। देखो ईरान न्यूक्लियर डील को ना और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील, P5+1 नेशन डील, JCPOA। JCPOA का मतलब होता है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो दिस इज बेसिक अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील। तो 2014 में ये डील हुई, इसमें ये हुआ कि ईरान जो है भाई इन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट हो गया कि ईरान इस लिमिट से ऊपर यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट होते थे बराक ओबामा। फिर आए 17 में डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी ईरान पसंद नहीं था और उन्होंने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं जीतूंगा तो ये डील बाहर कर लूंगा इससे यूएस को। तो जैसे ही वो जीते उन्होंने यूएस को इससे बाहर कर दिया। रीजन ये दिया कि ईरान जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर रहा है, वो एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है। उसके बाद यूएस ने ये भी कहा कि हमारे जो मित्र कंट्रीज हैं वो भी ईरान के साथ अब ट्रेड करना बंद कर दे, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। फिर क्या हुआ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल में बहुत सारी चीजें बीच में हुई थी। फिर क्या हुआ, वापस से सरकार चेंज होती है, बाइडेन आते हैं, बाइडेन अलग पार्टी के हैं। चलो आप लोगों को से कमेंट सेक्शन में मेरा क्वेश्चन है, जवाब देना, बाइडेन जो हैं वो यूएस की किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब बाइडेन जब आए और ट्रंप दूसरे पार्टी के थे, बाइडेन वापस से ओबामा की पार्टी के आ गए। तो अब ये था कि बाइडेन आएंगे तो ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से रिवाइव कर देंगे और इस तरीके की चीजें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफी समय बीत चुका है, अब री इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, लेकिन भाई ये डील वापस से रिवाइव नहीं हुई। और इसी की वजह से ईरान जो है ना काफी उत्पात मचा रहा है। मतलब आप देख रहे हो कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं हथियार सप्लाई कर रहा है, बीच बीच में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तो ईरान भी काफी ज्यादा मतलब अब, क्योंकि देखो जैसे नॉर्थ कोरिया है, क्यों नॉर्थ कोरिया इतने मिसाइल टेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो हथियार है ना वो डरी है। जिस दिन बाकी कंट्रीज से डरना बंद कर दिया, अगले दिन उसको अटैक करके वो सत्ता पलट करवा देंगे वहां। तो वही चीज ईरान के साथ है कि भाई हम उनको सामने वाली कंट्रीज को दिखाएं तो हमारे पास कितना न्यूक्लियर बॉम्ब्स है या यूरेनियम है, या कितने हम टेक्नोलॉजिकली लिटरेट हैं, हम कितनी सारी चीजें फैला सकते हैं जिससे कि हमारे ऊपर से सैंक्शन हटें। देखो कोई भी कंट्री चाहेगी उसके ऊपर से सैंक्शन हटे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, समझ लो आप एक घर में रह रहे हो, आपके पापा ने कहा बेटा तुम अब घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। अब कब तक अकेले अकेले रह लोगे यार, आइसोलेट हो जाओगे। दूसरा खाना पीना जो आपका है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आगे खत्म हो जाएगा ना, आपको सप्लाईज तो चाहिए ही रहेंगी ना। अब ईरान में किसी का चाय पीने का मन है, उसको कोई चाय दे ही नहीं रहा है, कोई बेच ही नहीं रहा है, मना कर रखा है। इंडिया भी 2nd नंबर पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से, लेकिन यूएस के कहने के बाद 5th 6th नंबर पे है ईरान। थोड़ा बहुत हम लेते हैं, बट ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं भारत का नक्शा बहुत अच्छे से तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। देखो ये अपना प्यारा भारत है ना, इधर ये पाकिस्तान है, इधर ये ईरान, इधर यहाँ पे कहीं ईरान का, ये ईरान आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पाकिस्तान था और ये ईरान था। अब देखो क्या है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान से तो बनती नहीं है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए हम पाकिस्तान के अंदर से तो जा नहीं सकते हैं। तो हमने क्या रूट बनाया था कि हम शिप के थ्रू ईरान जाएंगे और फिर यहां से हम ट्रेड करेंगे। इसीलिए ईरान में छाबार पोर्ट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने उसमें काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा भी डाल रखा है। तो अब क्या है कि भाई अगर हम ईरान से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, उसकी इकोनॉमी को खराब करेंगे, तो क्या ईरान हमें मतलब आराम से चलाने देगा यहाँ पे एयरपोर्ट वोर्ट, बहुत दिक्कतें आ रही हैं।
तो इंडिया तो चाहता है कि भाई यूएस ईरान का सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया का ईरान से कोई पंगा है नहीं। तो ये था ये वाला पॉइंट, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो आज हमने ईरान न्यूक्लियर डील देखा डिटेल में, फिर हमने नैम के बारे में देखा, अभी नैम का एक समिट है युगांडा के अंदर, वो हमने जाना। सुप्रीम कोर्ट आज बिल्किस बानो वर्डिक्ट करने वाला है। बिल्किस बानो केस क्या मैंने बताया है, किस चीज़ का वर्डिक्ट है, जो इनके कैदी थे उनको रिहा कर दिया था गुजरात की कोर्ट ने, तो गुजरात की सरकार ने, तो उसके ऊपर ये चैलेंज हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश में ये आ गई हैं। देन हमने इंडिया मालदीव में क्या पंगा चल रहा है वो भी देखा, लक्षद्वीप को भी समझा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे वो भी समझा। दिस इज इट। अगर आप लोग क्लैट, एनएलसेट, क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन क्लैट पॉइंट। डिटेल में डेमो क्लासेस, फीडबैक, सारी चीजें हैं, क्या क्या कोर्स में मिलेगा सब कुछ है। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके बात कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।